हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन निकाल दी है एफकेट 1 2024 की। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एफकेट होता है आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जिन बच्चों को नहीं पता, ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा हर साल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, साल में 2 बार। ठीक है, इसके थ्रू आपको एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है इंडियन एयरफोर्स में। पहले इसमें थोड़ी वैकेंसीज परमानेंट कमीशंस की भी होती थी, फ्लाइंग ब्रांच को छोड़ के, जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक। लेकिन अब पिछले 1-2 बारी से देखा जा रहा है इसमें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही आती है। ठीक है, अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो 1 दिसंबर को इसके जो है नोटिफिकेशन यानी फॉर्म एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट डेट के आसपास जो है, जो आपकी वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है, फिर बच्चे फॉर्म भर नहीं पाते। जो इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है एग्जामिनेशन की, वो 16, 17 और 18 फरवरी 2024 बताई है। इसके बारे में डिटेल बात भी नीचे करेंगे कि एग्जाम कैसे होना है, क्या पैटर्न है। एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसीज की अगर बात करें तो फ्लाइंग की अगर बात करें तो मेन के लिए 28 वैकेंसीज है, वीमेन के लिए 10 वैकेंसीज है। वैसी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें भी आपकी 1044 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और वीमेन के लिए 11 है। एंड मैकेनिकल की बात करें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की अगर बात करें तो 45 है मेन के लिए, एंड वीमेन के लिए 5 वैकेंसीज। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं वेपन सिस्टम ब्रांच में, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी ब्रांच में भी। ठीक है, तो इसमें टोटल आपकी जो है इस बार 317 वैकेंसीज पे जो है आपकी रिक्रूटमेंट निकाली है एफकेट ने। ठीक है, ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री, आपको पता होगा जो भी एनसीसी के बच्चे हैं स्पेशली उन्हें भी पता होगा, अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उन्हें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एफकेट भी नहीं देना पड़ेगा, और उनके लिए रिजर्व होती है 10% सीट फ्रॉम सीडीएस एंड एफकेट से भी 10% सीट। ठीक है, इन फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, बात करें टाइप ऑफ कमीशन, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको मिलने वाली है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच की आपकी 14 ईयर्स की होती है सर्विस। ठीक है, और अगर हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपकी 10 ईयर की सर्विस होती है, जो आपको 4 ईयर की एक्सटेंशन मिल सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी अगर वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, उस पोस्ट पे हैं, एंड अगर आपका मेरिट बड़ा अच्छा रहा, आपका रिकॉर्ड 10 सालों में अच्छा रहा। ठीक है, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन की भी उन्होंने सेम कंडीशन दी है कि अगर आप चाहते हैं सर्विस कंटिन्यू करना, एंड वैकेंसीज भी होनी चाहिए, सिर्फ आपके चाहने पे नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है उन 14 साल में, तो आपको परमानेंट कमीशन दी जाएगी। ठीक है, हाँ, और एसएससी ऑफिसर्स के लिए कोई भी पेंशन नहीं होती, क्योंकि आप 14 साल पे रिटायर्ड हो जाते हो। तो जो डिफेंस है, डिफेंस पर्सनल को मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस करनी जरूरी है अगर उन्हें पेंशन चाहिए। ठीक है, नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। एज की बात करें तो अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो 20 से 24 साल के जो कैंडिडेट्स हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो सभी कैंडिडेट्स जो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, मतलब जिनका जन्म हुआ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के पास डीजीसीए का लाइसेंस है, पायलट का, कमर्शियल पायलट का, तो उनके लिए जो है अप टू 26 ईयर्स तक जो है एज रिलैक्सेशन है, जिसमें आप 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 तक के बच्चे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट कंडीशन यही है, आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, किसका, डीजीसीए का। जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें तो 20 to 26 ईयर्स के जो है कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो सभी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005, ये दोनों डेट एंड इन दोनों के बीच में जो आती है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। ठीक है, मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फॉर फ्लाइंग ब्रांच, देखिए आपकी 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49% भी है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करें फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, तो वही 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एट 10+2 लेवल। साथ ही साथ आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये जिसकी ये पोस्ट थी ना, 104 और 11, मेन के लिए 104 एंड वीमेन के लिए 11। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको, तो आपको ये इन जो इंजीनियरिंग डिग्रीज है इसमें से कोई एक डिग्री आपकी की होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी होगी, इन्फोटेक इंजीनियरिंग होगी। तो इसमें अगर आपकी इंजीनियरिंग है, आप एक बार पोस्ट करके देख सकते हैं, तो आप टेक्निकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप
अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, तो इसमें भी आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एट 10+2 लेवल। साथ ही साथ आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फॉलोइंग ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, चाहे एरोस्पेस में हो, चाहे एरोनॉटिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे इंडस्ट्रियल में हो, चाहे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में हो। ठीक है, अगर आपने इसमें इंजीनियरिंग की है तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो वेपन सिस्टम के लिए आपको 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। मैथ्स एंड फिजिक्स में देखिए 50% मैथ्स एंड फिजिक्स में मांगे ही मांगे आपके, ठीक है, तो ये तो कंपलशन ही है। ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 60% चाहिए, और अगर आपने बीटेक किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स तो भी आप इस फॉर्म वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो 10+2 में बस पास बोले कि आपको 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो इंजीनियरिंग डिग्री वालों का काफी स्कोप है। अकाउंट्स ब्रांच की अगर बात करें तो 10+2 पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका सॉरी 10+2 विद ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 10+2 सिर्फ पास बोला, और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स बोला है। ग्रेजुएशन किस में? बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, बैचलर या मतलब बीकॉम डिग्री हो सकती है, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आपका बीबीए हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका या तो आपने क्वालिफाइड किया हो सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ठीक है, या आपकी बीएससी हो सकती है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप अकाउंट्स ब्रांच में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन ब्रांच की अगर बात करें तो 10+2 बोला है विद पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड साथ ही साथ ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये 50% मार्क्स उनके बोलेंगे जिनकी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं होता, जैसे 5 साल का मिक्स्ड हो जाता है, जैसे बीटेक प्लस एमटेक वाले भी होते हैं ना कुछ 5 साल का। वैसे अगर आप अलग अलग करोगे तो बीटेक पहले 5 साल, देन 2 साल की एमटेक, ठीक है, तो ऐसे 6 साल लग जाता है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बहुत से, उसमें इन्होंने बोला 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आपका आपने ऐसे किया जैसे पहले ग्रेजुएशन देन पीजी, देन ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। मेटेरियोलॉजी ब्रांच की अगर हम बात करें तो 10+2 इसमें पास बोला है, साथ ही साथ बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स बोला है। ठीक है, ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स। साथ ही साथ कोई भी इंजीनियरिंग, जिसने इंजीनियरिंग किया वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग में 60% होनी चाहिए। एंड एक और जो कंडीशन है कि इंजीनियरिंग आपकी फॉलोइंग ब्रांच में होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप कहाँ पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट दिए, किसी में भी टाइप करेंगे तो आपको एक ही जगह लाएंगे, करियर इंडियन एयरफोर्स .cdet.इन, या आप fcat.cdet.in करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं मोस्टली इस वेबसाइट को आपको प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो fcat.cdet.in बस सिंपल टाइप कीजिए, देन आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो 550 एग्जामिनेशन फीस इस बार ली जा रही है प्लस जीएसटी। ठीक है, अभी तक ये फीस सिर्फ 250 होती थी विदाउट एनी जीएसटी एंड कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, जो हाँ बैंक के आपके चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे। पिछले एफकेट तक अगर आपको याद होगा, जिस भी बच्चे ने दिया होगा, तो ये फीस 250 होती थी, बट ठीक है, अब ये फीस 550 कर दी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी अब एफकेट की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। ठीक है, आपका तो जैसे कि मैंने बताया 16, 17 एंड 18 फेब को जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। यही डेट मान के चलिए, ये डेट आगे पीछे नहीं होती है अनटिल अनलेस बस कोरोना में थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन जो ये डेट नोटिफिकेशन में देते हैं वही डेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो एक तो पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 16, 17 और 18 फेब को आपकी दो शिफ्ट में जो एग्जाम होगा, एक की रिपोर्टिंग 8 बजे की होती है सुबह, और जो सेकंड शिफ्ट की होती है उसकी 1 बजे की होती है। ठीक है, एग्जाम आपका 10 से 12 होता है जो फर्स्ट शिफ्ट का होता है, एंड जो सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन होता है वो आपका 3 से 5 बजे के बीच में होता है। ठीक है, हाँ, अब एक बार आपका पैटर्न देख लेते हैं, तो एफकेट में देखिए आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आता है, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, काइंड ऑफ रीजनिंग की पूछी जाती है आपसे। 2 घंटे का ही पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 300 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स, सॉरी 3-3 मार्क्स का होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किसी ने देखना है तो आप देख सकते हैं एक बार पोस्ट करके। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग गैप्स इन पैराग्राफ, इडियम एंड फ्रेजेस, एनालॉगी, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसा आपका आपने देखा होगा एसएससी और बैंकिंग का भी होता है, काइंड ऑफ वही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा
हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, करंट अफेयर से। अगर आप देखा जाए पिछले कुछ करंट एफकेट से, तो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दे देना। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। टाइम एंड वर्क, वही आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पूरा सिलेबस होता है। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। क्लॉक्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पैटर्न वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ एफकेट 1 2024 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो फिर भी। इस अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।